नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेशक इन दिनों म्यूचुअल फंड में जमकर निवेश कर रहे हैं और खासकर जुलाई के महीने में निवेशकों ने सबसे ज्यादा सेक्टोरल फंड में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी हैं जो निवेशकों को खासा पसंद है। दोनों ही फंड्स में सेक्टर में अलग अलग एलोकेशन होता है। हालांकि एक सेक्टोरल फंड में एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा एलोकेशन रहता है, लेकिन क्या है दोनों की अपनी अपनी खासियत, कैसे आप इनसे अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आपको कैसे एलोकेशन करना चाहिए, इस पर रहने वाला है हमारा खास फोकस आज के शो में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं शो में। उनका परिचय करा दे। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से म्यूचुअल फंड के डेटा सामने आए। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात, और जो हम कह सकते हैं जो रिकॉर्ड फिर से बना है 23,000 करोड़ प्लस के एसआईपी आंकड़ों का, वो अपने आप में बताता है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो फोकस है वो क्लियर है। फोकस एक और जगह क्लियर है, वो है जिस तरीके से हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा है। और जो आंकड़े बताते हैं वो ये है कि सेक्टोरल फंड में धनाधन पैसे आ रहे हैं। क्षितिज, सबसे पहले मैं आपसे ट्रेंड जरा ये समझूं कि जो सेक्टोरल फंड इतना ज्यादा ट्रेंड में आ रखा है, क्या बड़ी वजह है? और जो स्पेशली जो एएमसीज भी हैं, हमने देखा वो भी एनएफओज लाने में हिचक नहीं रही सेक्टोरल थीमेटिक स्पेस में, और एनएफओ के जरिए ही हमने 12,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा है। नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश भाई एंड सभी व्यूअर्स को नमस्कार। स्वाति, आई थिंक ये बहुत एप्ट टाइम है जिस पे आपने टॉपिक चूज किया है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि दैट इट ऑल स्टार्टेड विद कपल ऑफ सेक्टर फंड जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले आए। जैसे डिफेंस फंड आया एचडीएफसी का, और 1-2 फंड्स आए जिसमें परफॉर्मेंस जो थी वो रिमार्केबली बहुत डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंस आई। बिजनेस जहाँ इंडेक्स आपका मान लीजिए 40% के आसपास रिटर्न दे रहा था, मैं एक पैरामीटर पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ कुछ फंड्स ने 45% दिया, 50% दिया। हम हमेशा 14-15% की बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल थोड़े ज्यादा अनरीजनेबल रहे इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जो फंड्स ने दी, मार्केट ने दी। और वैसे ही ये जो आपके सेक्टोरल फंड्स थे वहाँ पे उनका नंबर बहुत डिफरेंट रहा। उस कारण से मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट हमारे यहाँ पैरामीटर जो इन्वेस्टमेंट के होते हैं, जो लोग नए आते हैं मार्केट में, या आप देखते हैं कि किस फंड में इन्वेस्ट करें, तो एक ही पैरामीटर है ज्यादातर दिखाया जाता है, वो पास्ट परफॉर्मेंस पे दिखाया जाता है। उनमें सारे फंड्स बहुत ऊपर आए। जो स्मॉल और मिड कैप के साथ हुआ, जो मेरे 2 हफ्ते पहले आपके साथ इंटरव्यू में बात कर रहा था, वो सेक्टोरल फंड्स के साथ भी हुआ। और कुछ सेक्टर्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फोकस, जैसे आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, पीएसयू सेक्टर हो गया, बिकॉज ऑफ अर्लियर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, चाहे वो आपका रेलवे सेक्टर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग का जो क्लियर कट फोकस हो गया, ये सेक्टर्स ने अच्छा किया भी। उस चक्कर में ओवरऑल सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव रहे इन सेक्टर्स को लेके, एंड काफी एडुकेशन इन सेक्टर्स में आना शुरू हुआ। म्यूचुअल फंड हाउसेज ऑल्सो, पहले जैसे आप देखिए कंजम्पशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को एवरग्रीन सेक्टर माना जाता था, बट यू विल बी सरप्राइज, आपको तो आइडिया है ही है कि पिछले 4-5 साल में बैंकिंग सेक्टर ने निफ्टी को भी ट्रेल ही किया है, मतलब निफ्टी से भी कम रिटर्न दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो आज की डेट में एवरग्रीन सेक्टर है, उसमें हमने देखा बहुत सारे फंड्स, बहुत हाउसेज जो हैं वो एनएफओ लेके आए हैं। तो आई थिंक एक ये जो ट्रेंड रहा जिसमें परफॉर्मेंस दिख रही है कि सेक्टोरल फंड्स बेटर कर रहे हैं, उस कारण से काफी इन्वेस्टर्स भी उसकी तरफ जा रहे हैं, और काफी म्यूचुअल फंड हाउसेज भी अपनी बकेट पूरी करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो एलोकेशन नहीं है, वो फंड्स लेके आ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक पुश रहा है इन सेक्टर्स की तरफ एलोकेशन के लिए, और इन्वेस्टर का इन सेक्टर का एलोकेशन के लिए, क्योंकि रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ये बहुत अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क की बात है दैट आप जो एलोकेशन कर रहे हैं उसमें क्या परसेंटेज ले रहे हैं। सो ये एक कारण रहा है मेनली, जहां हमने देखा है बहुत ज्यादा ट्रेंड इन फंड्स की तरफ लुभावित हुआ है। बिल्कुल, काफ़ी जो डेटा है, काफ़ी सेक्टर्स के बारे में क्षितिज ने भी बताया। एक डेटा ये भी कहता है कि अब तक का जितना साल बीता है, साल 2024 में, सेक्टोरल और जो थीमेटिक फंड्स हैं वो पूरे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के फोकल पॉइंट बनकर उभरे हैं।
टोटल जो एक्टिव म्यूचुअल फंड का स्पेस है उसमें 42% यानी 42% का जो स्पेस है वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की तरफ गया है। और लगभग 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इसी साल में शुरुआत से अब तक हमने थीमेटिक और सेक्टोरल स्पेस में जाते हुए देखा है। ऋषिकेश, यही समझना ज़रूरी है जो इतना ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है सेक्टोरल और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट का। डेफिनेटली हर कोई ग्रोथ स्टोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये बात बहुत इवेंटफुल साल रहा है, अब भी बीत रहा है। हमने इलेक्शन देखा है इस साल में, बहुत सारे इवेंट्स हमने अनफोल्ड होते हुए देखे हैं। तो डेफिनेटली अब बजट हमने देखा, वो भी एक इंटरिम बजट, एक फुल फ्लेजेड बजट। तो डेफिनेटली जो सरकार का जो एक व्यू पॉइंट है या जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है, उससे हर कोई जो इन्वेस्टर है वो फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन क्या इस प्रोसेस में एक जो इन्वेस्टर हैं वो कहीं ओवर एलोकेट तो नहीं कर रहे हैं सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम हम कब से ये कहे जा रहे हैं कि सेक्टोरल और थीमेटिक ये दो कैटेगरीज के फंड है। एक कदम पीछे जाना चाहूंगा, कहूंगा कि 2018 में सेबी ने कैटेगराइजेशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स किया था। करीबन 11 कैटेगरीज ऑफ फंड तभी घोषित की थी। उसमें एक कैटेगरी थी थीमेटिक एंड सेक्टोरल। लेकिन अगर आप थीमेटिक और सेक्टोरल देखें, इनकी परिभाषा काफी अलग अलग है एक दूसरे से। सेक्टोरल फंड जो है उसमें ये होता है कि 80% आपको एक सेक्टर में ही निवेश करना पड़ेगा, बल्कि थीमेटिक जो होता है एक विषय होता है, एक ब्रॉड लैंडस्केप होता है जहाँ पे कई सारे सेक्टर्स उसके पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टोरियल फंड की बात अगर हम करें तो अगर मैं कहूँ आईटी सेक्टर तो सिर्फ आईटी कंपनीज उसके अंदर आ सकती है, या फार्मा कहूँ तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो उनके अंदर आ सकती है। लेकिन अगर मैं थीमेटिक कहूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम कहूँ, एक विषय हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें सीमेंट कंपनी आ सकती है, रियल एस्टेट कंपनीज आ सकती है, स्टील कंपनीज आ सकती है, काफी सारी सेक्टर्स आ सकते हैं, इसमें समावेश हो सकता है। तो एक फर्क है इन दोनों कैटेगरीज में, थीमेटिक और सेक्टोरल में। जैसे आपने सही कहा कि 80% जो है वो निवेश करना पड़ता है एक सेक्टर में। रही बात इस साल में, काफी हमने देखा कि काफी बढ़ाव हुआ है निवेशों का सेक्टोरियल फंड्स में। इसका कारण एक बहुत साधारण कारण है, क्योंकि जब एक नई सरकार आती है तो सरकार का एक फोकस होता है। तो इस सरकार का फोकस किन किन सेक्टर्स पे होगा, लोग उसके ऊपर बेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सेक्टर प्ले आउट हो गया तो रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि सेक्टोरियल फंड्स में निवेश करने से पहले, क्योंकि ये चक्रीय किस्म की निवेश ऑप्शन है, तो आपको ये देखना चाहिए एंट्री कब करोगे, एग्जिट कब करोगे। आपका निवेश और निकास जो है उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो सिर्फ एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से निवेश करना ये सही बात नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपको एक निवेश तो करना चाहिए, बिल्कुल आप एलोकेशन कीजिए, एक्सपोजर लीजिए, लेकिन वो एलोकेशन एक्सपोजर लिमिटेड भी होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है किसी सेक्टर में एक्सपोजर लेने की, क्षितिज, हमारे पास जो इक्विटी फंड्स हैं, जो इक्विटी फंड्स का बास्केट है, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है, वो भी अलग अलग सेक्टर में एक्सपोजर का मौका देते हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही एक माइन्यूट लेवल पर, डिटेल लेवल पर एक इन्वेस्टर के पास शायद उतनी समझ ना हो, उतना टाइम ना हो इसको देखने का, समझने का, पर फिर भी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड वर्सेस एक सेक्टोरल फंड, क्या सही रहता है एक सेक्टर में एक लिमिटेड, एक सेफ एक्सपोजर लेने का सही तरीका? दोनों में से क्या सही? स्वाति, आई थिंक देखिए, जो ऋषिकेश ने बोला बिल्कुल सही बात बोली भाई ने, कि दैट आप वेटेज लेने से पहले या एलोकेशन लेने से पहले उसका समझिए कि किस पार्ट ऑफ साइकिल पे आप एंटर कर रहे हैं सेक्टोरल फंड को। सो जो लोग, मैं एक चीज मानता हूं, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप 5 से 10% एक सेक्टोरल फंड में चाहिए। अब कुछ सेक्टर एवरग्रीन हो सकते हैं, जैसे मुझे लगता है आज की डेट में कंजम्पशन सेक्टर जो हमेशा आपका एक आपको स्टेबल रिटर्न देता है, तो एक एवरग्रीन सेक्टर है, वो कंपनीज हमेशा अच्छा करती हैं आपकी। बट अगेन, आप जो डाइवर्सिफाइड जब म्यूचुअल फंड्स करते हैं, जैसे फोकस फंड किया आपने, या फ्लेक्सी कैप किया, या आपने लार्ज एंड मिड किया, या आपने मल्टी कैप फंड किया, उसमें आपको वैसे भी काफी सेक्टर्स का एलोकेशन मिलता है। आई नो हम लोग नॉर्मली रिटर्न देके प्रभावित होते हैं कि दैट यार एक सेक्टर में हम भी इस एलोकेशन को ले लें तो हमारा भी उतना रिटर्न बन जाए।
तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि आपका एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन इक्विटी मार्केट से 14-15% कंपाउंडिंग होना चाहिए। और वो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आपको बहुत कैपेबल है आज की डेट में इंडिया में, कि आपको वो 14% तक का कंपाउंडिंग रिटर्न, अगर इंडेक्स आपको 12% दे सकता है तो वो दे सकता है रिटर्न। आप जो पास्ट में 3 साल हुआ है उसको माइनस कीजिए, आपको सेक्टर के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिख रहे होंगे। बट अगर आप लेवल 2 जाए, क्योंकि देखिए आपका ये पोर्टफोलियो है और आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और आप जब पोर्टफोलियो स्टार्ट करते हैं 5-6 म्यूचुअल फंड लेते हैं, जो मैं बोलता हूँ काफी है अपने लेवल पे। अगर अगर आप उसमें एक लेवल 2 रिसर्च कर लें 1-1.5 घंटा लगा के, और कि उसमें कौन कौन से सेक्टर का वेटेज है। जैसे अगर आप इसी फंड की एग्जांपल लेते हैं, उसमें फाइनेंशियल हैवी है, इंडस्ट्री हैवी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा आपने एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, जिसमें मान लीजिए आईटी के स्टॉक्स हैं, या साथ में कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, या ऑटो के स्टॉक्स हैं। तो आपने 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो जब ले लिए, तो आप अपने आप में अगर व्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर में एलोकेशन आप ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं। तो देयर इज नो नीड कि आप अलग से सेक्टर लें। कुछ सेक्टर ऐसे हैं स्वाति जहाँ पे बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है इंडस्ट्री में, तो जैसे डिफेंस के स्टॉक्स है, नहीं है। बट आज की डेट में डिफेंस सेक्टर के आप जब फंड ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मत लीजिए क्योंकि पास रिटर्न अच्छा है। सो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ दैट फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक बेटर अप्रोच है। अगर आप फुल टाइम ये नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कर रहे हैं और ये एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो बेटर अप्रोच है। फिर भी आप कोई सेक्टर आप लेना चाहते हैं जहां पे आप कुछ एलोकेशन करना चाहते हैं, देन फिर आप 5 से 10% ऊपर का एलोकेशन वहां मत कीजिए। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। ऐसा नहीं हो कि वो एक ही तरह के फंड सेक्टर ले रखा हो। तो लेवल 2 पे जाके रिसर्च करने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड एक ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है। राइट। आप ये 3 साल के रिटर्न से प्रभावित मत होइए, हाँ। बट यस आप सेकंड लेवल पे रिसर्च करिए। बिल्कुल। तो इक्विटी फंड में कितना पैसा आया है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। जून और जुलाई के आंकड़े, एम्फी के जो अभी आंकड़े आए, म्यूचुअल फंड संगठन है जो उसने उसके मुताबिक सेक्टोरल थीमेटिक, जून हो या फिर जुलाई, पिछले 2 महीने के आंकड़ों में सेक्टोरल थीमेटिक में ही सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आया है। मल्टी कैप में जून के मुकाबले काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने देखा है। फ्लेक्सी कैप में उतना खास फर्क होता हुआ हमने नहीं देखा। लार्ज एंड मिड कैप थोड़े नीचे गए, मिड कैप में थोड़ा डाउन हुआ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप में भी कुछ कम आया है इन्वेस्टमेंट, और लार्ज कैप तो काफ़ी कम आया है इस बार। तो ऋषिकेश, यही बात समझने की ज़रूरत है। जब एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो एलोकेशन की हम बात करते हैं, हमें एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, हमें एक रिटर्न भी चाहिए, हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए। डेफिनेटली सेक्टोरल थीमेटिक में पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन हाँ, अब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा है। हालांकि लार्ज कैप इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। समझना ज़रूरी है अभी कि आपको एक पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना चाहिए। अगर आपको सेक्टोरल एलोकेशन थ्रू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ही करना है, तो वो कौन से फंड्स के थ्रू, कौन सी कैटेगरीज के फंड के थ्रू आप अचीव करने की सलाह देंगे? जी स्वाति जी, बहुत सही प्रश्न है ये। जहाँ पे सेक्टोरियल एलोकेशन जो होता है एक सेक्टर के निर्धारित होता है। लेकिन अगर आपको एक सेक्टर में निवेश करना है, समझो बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपने बैंकिंग सेक्टर फंड ही खरीदना चाहिए। अगर आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड खरीदते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड में, जैसे मैंने कैनरा रिबो को अगर देखो, तो कैनरा रिबो को फ्लेक्सी कैप फंड में करीबन 31% फाइनेंशियल्स में है, करीबन 11% जो है इंडस्ट्रियल में है। तो एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप फंड्स भी लेते हैं। तो अगर आपको निवेश करना है तो आप ऐसे फंड्स में निवेश करो जहां पे कोई परिसीमन ना हो किसी सेक्टर के लेके। जैसे लार्ज कैप फंड्स, आपने कहा कि यहाँ पे फ्लोज आते कम दिख रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप जो है वो एक बहुत बेहतरीन जरिया है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो मेरे हिसाब से करीब 50-55% लार्ज कैप में जाना ही चाहिए। करीबन 25-30% जो है वो मिड कैप में जाना चाहिए, और बचा 20-25% जो है वो स्मॉल कैप में जाना चाहिए। मार्केट कैप पे अगर खेल करोगे तो रिटर्न्स और अल्फा बनने की गुंजाइश काफी हद तक बढ़ेगी। और अगर कैटेगरीज ऑफ फंड की हम बात करें तो हमको वो कैटेगरीज का चुनाव करना है जहाँ पे अल्फा जनरेशन पोटेंशियल सबसे हाई हो। जैसे मल्टी कैप में काफी अच्छा पोटेंशियल है, फोकस इक्विटी में काफी अच्छा पोटेंशियल है, फ्लेक्सी कैप में काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो ये सारे फंड्स के जो कैटेगरीज है, जो 11 कैटेगरीज है, वहां पे अल्फा जनरेशन प्रोबेबिलिटी सबसे हाई हो, वो कैटेगरीज का चुनाव करो और उन फंड्स में निवेश करने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके।
बिल्कुल, तो चर्चा हमारी चल रही है कि एक सेक्टर एलोकेशन के लिए आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। थ्रू सेक्टोरल आप जाएं, प्योर सेक्टोरल फंड में, या फिर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से एक डाइवर्सिफिकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। इस पर और चर्चा हम जारी रखेंगे। किस तरीके के फंड्स हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसे बना सकते हैं आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो प्योर सेक्टोरल फंड की तरफ देखें। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से सेक्टर का भी आप फायदा उठा सकते हैं और एक रिस्क को भी मिटिगेट या फिर इसको बैलेंस आउट करने का आप काम कर सकते हैं। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन हैं। हम जरा कुछ सेक्टोरल फंड और डाइवर्सिफाइड फंड का रिटर्न अब आपको दिखाते हैं। समझना ज़रूरी है कि पिछले 1 साल और 3 साल में किस तरीके का प्रदर्शन ऐसे फंड्स का रहा है। और क्षितिज, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस पर अपनी स्टडी के हिसाब से ज़रा बताएं, क्योंकि जैसा हमने कुछ सेक्टोरल फंड्स में देखा, हालांकि अच्छा इन्वेस्टमेंट, पिछले 1 साल का रिटर्न अच्छा खासा रहा है। जैसे फ्रैंकलिन का इंडिया टेक फंड है, 45% का 1 साल का रिटर्न। ICICI प्रो FFG फंड ज़रूर दिखाइएगा प्लीज़। DSP का हेल्थ केयर फंड हो गया, 45% हो गया। SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, 30% दिया है। वही 3 साल में लगभग 17 से 20% तक का रिटर्न इन तमाम फंड्स में आते हुए हमने देखा है। बट व्हेन वी कंपेयर दिस टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, वहाँ पर कुछ हमने बेटर रिटर्न्स पिछले 1 साल में ज़रूर आते हुए देखे हैं। ICICI प्रू ब्लू चिप 38%, उसके बाद DSP फोकस 38 है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में 42 रहा है। HSBC मल्टी कैप फंड ने 53% रिटर्न दिया है। वही 3 साल के रिटर्न में भी कुछ 20 से 22% तक का रिटर्न इन फंड्स ने दिया है। तो इन रिटर्न के आधार पर क्या आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर एक व्यूअर या एक जो निवेशक है वो चाह रहा है कि मुझे एक रिटर्न भी मिले, स्टेबिलिटी मिले और अलग अलग सेक्टर की जो फ़ायदा है वो भी मिले, तो वो डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ क्यों ना देखे? स्वाति, बिल्कुल सही। जब हमने एनालिसिस किया तो यही पाया कि हो सकता है 1 साल में आपको सेक्टोरल फंड्स बेटर करते हुए दिखें। बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के लिए नहीं है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल प्लान के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15-20 साल के लिए है। तो आप एक एवरग्रीन या फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जगह अगर आप लेते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, कुछ ऐसे पैचेस होंगे या कुछ ऐसे साल होंगे जिसमें आपको लगेगा कि आपने सेक्टोरल फंड लिया होता तो बेटर रहता है। आई एम श्योर वो ऐसे साल होंगे जिसमें वो सेक्टर अच्छा कर रहा होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लेस वॉलेटिलिटी के साथ अपना पोर्टफोलियो कार्व आउट करना चाहते हैं तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड्स ले, तभी फायदा है। अभी 1 साल में टेक फॉर एग्जांपल HDFC डिफेंस फंड ने कोई 75-80% प्लस रिटर्न दी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एंड कोई यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 1 साल डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के लिए अच्छा था तो उसने ऐसा रिटर्न दिए। उससे पहले 1.5 साल पहले डिफेंस स्टॉक्स को कोई पूछ भी नहीं रहा था। कई ऐसे PSU स्टॉक्स हैं जो आज से 3-3.5 साल पहले लेस देन 10 प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करते थे, आज वो 13-14 प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं जहां बात कर रहा हूं, मैं देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनी सेक्टर फंड। हमने कई जगह सेक्टर फंड मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, लोगों को इन्वेस्ट कराता हूँ, पर उन लोगों का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है जब आप सेक्टर फंड आप लेते हैं अपने एंड पे। सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आपको अपबीट लगेंगे या फिर आपको दिखेगा कि वो इन लाइन विद सेक्टर है या बीट करते हुए दिखेंगे। आपको काफी फंड ऐसे होंगे। सो इवेंचुअली मैं 1 साल का रिटर्न तो चलो हो सकता है कि कुछ फंड्स डाइवर्सिफाइड बेटर किए हो, कुछ सेक्टोरल बेटर किए हो, बट लॉन्ग टर्म में यही देखा है दैट दीज फंड्स आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस ओवर जो आपके सेक्टोरल फंड्स हैं। कुछ सेक्टर ऐसे स्वाति जो एवरग्रीन हो सकते हैं, पर आपको वो जैसे ऋषिकेश भाई ने बताया कि आपको वो सही साइकिल पे एंटर करना है। अगर आप टॉप ऑफ द साइकिल पे एंटर कर रहे हैं तो हो सकता है आप एक बहुत लंबे जेस्टेशन के लिए एंटर कर रहे हैं, बिकॉज आपका रिटर्न आने में टाइम लगेगा। पर वहीं पे जब आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हो तो फंड मैनेजर अपने एंड पे डिसाइड कर लेता है कि कितना मुझे किस सेक्टर में जाना है। एक मल्टी कैप में भी जहाँ पे 25% लार्ज स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना कंपल्सरी होता है, उसमें भी सेक्टोरल वेटेज फंड मैनेजर अपने एंड पे कर सकता है कि क्या मुझे इस समय फार्मा में ऊपर होना चाहिए या मुझे इस समय कंजम्पशन में ऊपर होना चाहिए। तो दैट इज समथिंग व्हिच फंड मैनेजर डू एट हिज एंड। पर जब आप बायस्ड होकर एक सेक्टर पे जाते हैं तो आपको एंट्री पॉइंट सही चूज करना पड़ता है। सो ये एक चीज है, अगर आप वो कर पा रहे हैं इट्स फाइन, अदरवाइज समटाइम वो आपके पोर्टफोलियो में कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाता। एब्सोल्युटली। तो इस बाजार में ऋषिकेश अब जरा समझाइए किस तरीके के जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं
आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ एक सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और नॉट जस्ट वन सेक्टर, पर एक सेक्टर के साथ साथ बाकी सेक्टर्स का भी एक एक्सपोजर लेके थोड़ा रिस्क भी आप कम कर सकते हैं और थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। जी स्वाति जी, अगर निवेश करना है जैसे डाइवर्सिफाइड फंड से, उसी में निवेश करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैटेगरीज जो 11 कैटेगरीज है, उन 11 कैटेगरीज में आपको ऐसे फंड्स का चुनाव करना है, ऐसे कैटेगरीज का चुनाव करना है जहाँ पे अल्फा जनरेशन कैपेबिलिटी सबसे हाईएस्ट हो। दूसरी चीज ये है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर देता है काफी सारे सेक्टर्स में निवेश करने का। और उसी समय पे कोई परिसीमन नहीं होता है कि 80% या 75% जो है एक ही सेक्टर में जाना चाहिए। जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हो तो काफी ज्यादा रिस्क बढ़ सकती है, क्योंकि रेगुलेटरी चेंज आ सकता है, वो सेक्टर के ऊपर दबाव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है और फिर उसका परफॉर्मेंस पे काफी हद तक इम्पैक्ट आ सकता है। रही बात चुनाव करने की, अगर आपको थीमेटिक या फिर सेक्टोरियल फंड में निवेश करना ही है, तो इन दोनों में से आपने थीमेटिक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि थीमेटिक फंड जो है वो काफी ओपन एंडेड होते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कंज्यूमर ओरिएंटेड फंड में डालो, ये थीम हो गई। कंज्यूमर ओरिएंटेड ये सेक्टर नहीं हुआ, इसमें काफी सारे सेक्टर्स का चुनाव हो सकता है अगर आप ये थीम के चलते निवेश करो। तो जब थीमेटिक फंड्स की बात करता हूँ, वो एक विषय को लेके चलते हैं, ना कि एक सेक्टर को लेके चलते हो। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क वो जो है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है उस हिसाब से भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो आप उन्हीं फंड्स में निवेश करो जहां पे अल्फा जनरेशन पोटेंशियल काफी हाई है। और अगर आपको किसी सेक्टर में करना है तो आप स्कीम लेवल पे थोड़ा अभ्यास कर लो, वहां पे आपको पता चलेगा कौन से स्कीम में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा झुकाव है, तो उसके द्वारा आप वो सेक्टर को एक्सपोजर ले सकते हैं। उसके लिए आपको सेक्टोरियल फंड्स में निवेश करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो एक सेक्टर की जगह एक थीम को पकड़ के चलिए। वो कोई थीम हो सकती है, कंजम्पशन थीम हो गई या फिर मेक इन इंडिया थीम है, डिजिटल इंडिया थीम है, ये कुछ ऐसी थीम्स हैं। थोड़ा आपको पहले इसका अंतर समझना ज़रूरी है। हम अलग अलग शोज़ के ज़रिए ज़रूर बताते हैं सेक्टोरल फंड कैसे हैं, कौन से होते हैं, थीमेटिक फंड कौन से होते हैं। ऋषिकेश ने काफ़ी हद तक आपके सामने क्लियर किया है, क्योंकि उस थीम में कई सेक्टर्स का समावेश है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली उस थीमेटिक फंड भी एक तरीके से डाइवर्सिफाइड फंड ही है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्षितिज, तो आने वाले टाइम में आपको कौन से सेक्टर्स या थीम्स पसंद है जहाँ, क्योंकि अब जिस तरीके की हवा चल रही है, जिस तरीके का बहाव चल रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि सेक्टर एंड जो थीम्स हैं आर हियर टू प्ले मोर, इवन मोर। तो आगे जाके क्या लग रहा है कि क्या आ सकता है? और स्वाति, मुझे मोबिलिटी थीम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है जैसे पर कैपिटा इनकम $2700 जो पर कैपिटा है इंडिया में, ये $5000 होगी, तो हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो और भी अच्छा करेगा। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ज़्यादा फर्क नहीं आया। हम पहले 40 लाख गाड़ियाँ बना रहे थे, अभी 42 लाख बना रहे हैं। चाइना आज 2 करोड़ गाड़ियाँ बनाता है साल की। तो मुझे लगता है जैसे जैसे आपका पर कैपिटा बेटर होगा, लोगों का लाइफस्टाइल बेटर होगा, तो मुझे लगता है मोबिलिटी थीम आपका जो है वो बहुत अच्छा करेगा। उसमें पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज प्राइवेट व्हीकल दोनों अच्छा करेंगे। जैसे अपग्रेडेशन ऑफ कार्स भी हो रहा है और एज वेल एज आपके रेलवे व्हीकल्स, रेलवे वैगन्स भी हो रहे हैं। तो वो थीम बहुत पसंद है मुझे। एनर्जी थीम बहुत पसंद है। इंडिया का क्लियर कट फोकस ऑन क्लीन एनर्जी एज वेल एज सोलर एनर्जी पे है। तो आप जो भी थीम पसंद करते हैं, फंड मैनेजर उसको अपने लेवल पे डिसइंटीग्रेट करता हुआ एक वैल्यू चेन बनाता है और उसके अंदर स्टॉक्स बाय करता है। तो एनर्जी थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हाउसिंग थीम बहुत पसंद है, जो एक अपने में बहुत ब्रॉड थीम है। उसके अंदर बहुत सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे सीमेंट आ गया, एफएमईजी आ गया, आपका स्टील आ गया, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई उसमें, आपके टॉयलेटरीज आ गया, सैनिटरी वेयर आ गया। सो वो थीम बहुत पसंद है। और हमें फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग का थीम बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें आज हम सब प्रोपगेट भी करते हैं कि लोगों को ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स करने चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, किसी भी तरह की पॉन्जी या कोई फॉल्स तरह की जो कमिटमेंट वाली स्कीम्स है उसमें नहीं करना चाहिए। तो ब्रॉडर थीम्स हमें थीम्स हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है अपने एंड। बिल्कुल। तो सेक्टर थीम का फायदा कैसे उठाएं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से आप कैसे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगेन इन अ सेक्टर और अ थीम, ये हमने आज समझा। धन्यवाद करेंगे आपका ऋषिकेश और क्षितिज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।